जो क्वेश्चन है हमको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये मिलान करने के लिए है, क्वेश्चन नंबर 32। तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें, आप लोग बताओ। मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ना। आई कांट यूज माई पेन ऑन दैट। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो ए में 3 है। कैपिटल इकोनॉमी मतलब यहाँ पर देखो कैपिटलिस्ट है, मतलब कि क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है। सोशलिस्ट जिसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बिल्कुल सही। जिन्होंने अपना ये पेपर भेजा है स्टूडेंट, देखो मैं हिंदी में भी बताऊंगी तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ। चलिए आ गया, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों आ गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों करने से बहुत ही छोटा हो जाएगा स्क्रीन। चलो मैं आपको बताती हुई चलूंगी, आप अपना आंसर मिला लेना। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों में से जिनका भी ये पेपर है, जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 33 में चलो, किस प्रकार के अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, समाज में आने वाली आर्थिक समस्या को कैसे हल किया जाना चाहिए। What type of economy is defined as a study of how the economic problem facing the society। देखो दो तरीके का हम पढ़ते हैं ना, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, क्या है, नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए। तो 33 में जवाब होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नियामक अर्थशास्त्र, जो हमें ये बताता है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब है सी। इतना छोटा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जा रहा है, मैंने इसलिए मैक्सिमाइज करके रखा था, आप लोगों ने मिनिमाइज करवा दिया। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ पीपल लिव, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहा जा रहा है जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या के रूप में की जाती है, तो इसका रीजन भी सही है ना। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं ना, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। मैं आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ रही हूं। जूम करती हूं तो आप लोग कहते हो जूम आउट करो, जूम आउट करती हूं तो कहते हो जूम इन करो। भाई देखो मैं हिंदी में भी इसको बताऊंगी, आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा तो ज़्यादा सही होगा। तो जूम इन रहने दीजिए। आप लोगों में से जिनके पास जो इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन है तो उसको मिला लीजिएगा, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल, जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, जनसंख्या घनत्व मतलब कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। चलो मैं जूम इन कर देती हूँ भाई, जूम इन कर देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम जूम इन कीजिए, नहीं दिख रहा, तो चलो आई एम डूइंग जूम इन। आई होप अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, है ना। चलो अब जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म करूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड बिलीव मी मैंने लंच भी नहीं बनाया आप लोगों के क्वेश्चन के चक्कर में। ठीक है, तो उसको मैं फटाफट ख़त्म करूँगी। तो 34 का जो जवाब है इसमें ए, दोनों ही सही है और ये सही, इसका रीज़न भी सही है। 35 का पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग मतलब क्या होता है, विकासशील, है ना, जो हम विकसित हो रहा है। ठीक है, तो 35 में बी, कैपिटल इंटेंसिव तो ये नहीं हो सकता ना, पूंजी गहन अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही सही था, आपने जवाब भी सही लगाया है। विकासशील अर्थव्यवस्था पूंजी गहन नहीं हो सकती, श्रम गहन हो सकती है लेकिन पूंजी गहन नहीं हो सकती। तो यहां पर डी कैसे होगा, राजन सिंह आप डी लगा रहे हो, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हिंदी वाला फोकस करूं, पता है क्या, हिंदी वाला मैं फोकस कर देती हूं चलो, लेकिन आप एक चीज देखना हिंदी वाले में कि बहुत जगह मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन का भाव उठ करके नहीं आ रहा, इसलिए मैंने हिंदी वाला नहीं लिया था। ठीक है, कितना था ये क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन नंबर भी मुझे नहीं दिख रहा, रुक जाओ। 35 के बाद 36 है ना, 36।
कौन सा कारक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद नहीं करता? देखो 36 यहां पर फैक्टर पूछा जा रहा है। आप लोगों ने जिन्होंने ये जवाब दिया गलत लगाया। यहां फैक्टर पूछा जा रहा है कि कौन सा फैक्टर है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है और कौन सा फैक्टर है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद नहीं करता। तो उद्योग के साथ पूंजी को आप नहीं ले सकते। 36 में सी गलत जवाब है ना? कैसे गलत जवाब है ये तो मैं पूरा पढ़ाने लग जाऊंगी अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो। यहां पर पूछा जाना चाहिए था कि कौन सा कारक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद नहीं करता? उत्पादकता मदद करती है भाई, एक फैक्टर है, प्रभावित करती है ना? कारक बंदोबस्ती मतलब क्या है? कारक बंदोबस्ती, फैक्टर एंडाउमेंट, है ना? ये भी जो है प्रभावित करता है। कैपिटल विद इंडस्ट्री, उद्योग के साथ पूंजी नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करने वाले फैक्टर में मुद्रास्फीति है। कैसे है? जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, अपने देश में महंगाई बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं? बाहर से आयात करते हैं ना, कीमत को कम करने के लिए। तो ये तो फैक्टर है। तो यहां पर डी नहीं लगाना चाहिए था, डी लगाया है तो गलत है, ठीक है। आ जाइए 37 में। मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ूंगी और एक बार इंग्लिश में भी पढ़ूंगी क्योंकि दोनों में बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग assumption did the economist use to avoid model difficulty ceteris paribus? अन्य बातें समान रहने पर। क्वेश्चन नंबर 37 में सी। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक जमा स्वीकार करता है और ऋण देता है ना? ये सही है, सही लगाया सबने? सबने सही लगाया है। चलो 39, अच्छा इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। 39 में क्या होगा जल्दी बताओ। देखो यहां पर जिनका भी ये क्वेश्चन है उन्होंने सी भी और डी भी। 39 में क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, डी होना चाहिए? 39 में सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? बताओ भाई। मूल्य स्तर में परिवर्तन किसके कारण होता है? अवसाद, मुद्रास्फीति, मौद्रिक कारक, गैर मौद्रिक कारक, किसके कारण होता है? 39 में क्या होना चाहिए? नहीं पता? देखो, ना तो अवसाद के कारण होना चाहिए, ना ही मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति तो इटसेल्फ प्राइस राइज, मूल्य स्तर में परिवर्तन हो रहा है, तो गैर मौद्रिक कारक के कारण। ये सही है। मौद्रिक कारक क्या करते हैं? मुद्रास्फीति अगर आ जाती है तो उसको रोकने के लिए विभिन्न टूल्स को उपयोग करते हैं। तो मेरे अनुसार गैर मौद्रिक कारक, जो कि आंसर में भी दिया हुआ है, ये सही है। गैर मौद्रिक कारक में क्या क्या आ जाते हैं? इन्फ्लेशन, इटसेल्फ प्राइस राइज, है ना। एंड गैर मौद्रिक कारक में क्या क्या आ जाता है बताइए? आपदा आ जाती है, बढ़ती जनसंख्या आ जाती है, संसाधनों का हम उचित विदोहन नहीं करते, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहता है। ये सारे गैर मौद्रिक कारण हैं जिनके कारण मूल्य स्तर में परिवर्तन हो सकता है। बट यहां लिखना चाहिए था फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस लेवल, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस लेवल। तो वही मैं कह रही हूं स्टूडेंट, बी नहीं होगा। मॉनेटरी फैक्टर्स, देखो मॉनेटरी फैक्टर्स इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में चेंज करती है, उससे इसको संभालने की कोशिश करती है। क्वेश्चन होना चाहिए था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस लेवल, है ना। यहां लिखा है चेंज इन प्राइस लेवल, तो चेंज इन प्राइस लेवल भाई ये तो हम इन्फ्लेशन भी ले सकते थे। बट चलो क्वेश्चन की सही मीनिंग को समझते हुए यहां पर सी होगा, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स या गैर मौद्रिक कारक। 39 का सी। गैर मौद्रिक कारक मैंने बता दिया, बढ़ती जनसंख्या गैर मौद्रिक कारण है ना, संसाधन हमारे पास कम है। 40 लग्जरी गुड हैव एन इनकम इलास्टिसिटी। चलो हिंदी में आ जाती हूं। देखो 40 में कह रहा है विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच 1 से अधिक होती है। बिल्कुल सही, लग्जरी गुड है ना, इनकम इसकी इलास्टिसिटी तो भाई मोर देन 1 होगी, तो ए तो सही है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की आय लोच 1 से कम है, नेसेसिटी है, नेसेसरी गुड है, ये भी सही है। लेकिन विलासिता की वस्तु की मांग की लोच 1 से ज्यादा क्यों है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। दोनों अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, एक दूसरे का रीजन नहीं दे रहे। तो यहां पर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
41। भाई 41 को देखो, ये जो आंसर की ने लगाया है, आई एम नो बडी टू ऑब्जेक्ट, आई एम नो बडी टू ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा आपको कह रही हूँ, मैं बस आपको फैसिलिटेट कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं बस आंसर मिला दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि गलत क्वेश्चन सेट किया गया है या आंसर की गलत किया गया है। बट हम जब रोस्टो का जो ब्रिदी का मॉडल पढ़ते हैं तो कितना सिंपल मॉडल है। पहले एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की हम बात करते हैं तो नंबर ए पहले होगा, प्री टेक ऑफ होता है, फिर टेक ऑफ होता है, तो ए के बाद सी होना चाहिए, उसके बाद मैच्योरिटी पे आते हैं, फिर हाई मास कंजम्पशन होता है ना। तो 41 में जवाब क्या होना चाहिए? 41 में जवाब होना चाहिए सी। पहले क्या होता है? ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर टेक ऑफ, फिर मैच्योरिटी, फिर हाई मास कंजम्पशन। तो मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए। आप किताब खोल के देखिए क्या है। आंसर की ने दिया है बी। आंसर की के अनुसार, भाई आंसर की के अनुसार हाई मास कंजम्पशन पहले आ जाएगा। हाँ, अरेंज द गिवन ऑप्शन इन करेक्ट ऑर्डर। रोस्टो का जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलते हो बताओ। जो मैं कह रही हूँ वो सही है, जो आंसर की में है वो सही माने। ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। अगर आंसर की बात मानेंगे तो भाई ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है ना। तो बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10+2 से पढ़ा होगा, रोस्टो का स्टेज क्या होता है? पहले पारंपरिक समाज होता है, फिर स्वतः स्फूर्त की प्रारंभिक अवस्था आती है, फिर स्वतः स्फूर्त होता है, फिर परिपक्वता की ओर जाते हैं, फिर उच्च जन खपत का स्टेज होता है ना। तो यहाँ पर 41 में सी होगा, ठीक है। ये जो रोस्टोव का चरण है स्टूडेंट, मेरे अनुसार सी होगा। पारंपरिक और संक्रमणकालीन, उसके बाद उड़ान भरना, उसके बाद परिपक्वता और तब उच्च जन खपत। तो ये आंसर की से टैली नहीं कर रहा है। तो भाई इसको आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको मिलान किया जाए, और या तो क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है या फिर इसमें कोई एक की वर्ड होता है जो, अगर ये ऑनलाइन पेपर है ना तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ शब्दों को फीड करते हैं ना, एक आधा शब्द छूट जाते हैं या कंप्यूटर उसको अपने अनुसार ले लेता है। तो एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि इसकी नंबरिंग में कुछ हमें प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए ए, तब सी, तब बी और तब डी। अग्री करते हो ना आप लोग? असलम अंसारी कह रहे हैं बहुत विद्वान एग्जामिनर था। देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ इसको तो मतलब एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है, कोई बहुत जटिल क्वेश्चन तो ये नहीं है ना, इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है। आप लोग तो इसको कितनी बार आप लोगों ने बनाया होगा, एंड इसका ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सी ही होना चाहिए, है ना। और आप सभी ने अगर सी लगाया है और मार्क्स कटे हैं तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि अगर हमें लगे कि भाई बहुत ही जटिल क्वेश्चन था तब हमसे गलत हो गया तो दुख होता है ना। नहीं, तब दुख नहीं होता है कि चलो बहुत डिफिकल्ट था, ये तो बहुत इजी वाला था और इसमें अगर गलत है तो क्या ही बोलो। चलो मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ूंगी, मुझे हिंदी वाला जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है। द मोड एंड टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट। अच्छा चलो भाई, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, कर भुगतान का तरीका और समय को कराधान के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है? तो ये निश्चितता का सिद्धांत है ना। निश्चितता का सिद्धांत या लॉ ऑफ सर्टेनिटी क्या बताता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, है ना, बताता है ना ये। मैं आप लोगों का मैसेज बॉक्स हाथ में लेके घूम रही हूं, मैं इसको पहले नीचे रख दूं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या बताता है, टाइम क्या होना चाहिए, भुगतान का तरीका क्या होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये सब एक टैक्स पेयर को पता होना चाहिए। तो मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर 42 में होना चाहिए ए, लेकिन आंसर की में दिया है सुविधा का सिद्धांत, है ना। देखो आप सभी इतना मतलब इसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आप लोग दिख रहे हो जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी। और मेरे जिस स्टूडेंट ने लगाया है भैया, आपने सही लगाया है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, लेकिन यहाँ पर दिया है आंसर की में कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस इसमें नहीं होगा, कैनन ऑफ सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हमें हमारा मोड ऑफ पेमेंट क्या है, टाइम ऑफ पेमेंट क्या है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा, मोड एंड टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट। तो मोड ऑफ टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट में सर्टेनिटी होनी चाहिए ना, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना जो है यहाँ पर पे करना है, ठीक है।
चलो अब तो तस्नीम ने भी बोल दिया यस मैम। आगे बढ़े तो देखो स्टूडेंट, मुझे शुरू में ये 2 क्वेश्चन जो हैं वही बस थोड़े से लगे, अदरवाइज मैंने जो आंसर की है उसको बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करने की कोशिश की और क्वेश्चन को अपने अनुसार थोड़ा सा मिला जुला करके आंसर की के साथ मैंने बहुत जस्टिस करने की कोशिश की। एंड फ्रैंकली 50 क्वेश्चन बनाने के बाद मन किया कि इसको बंद कर दूं एंड लाइव क्लास कैंसिल कर दूं, लेकिन चलो एक बारी इसी बहाने डिस्कस हो जाएगा, है ना। ठीक है, 42 के बाद हम आ जाते हैं 43 पर। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन 43 में क्या दिया है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉप डगलस उत्पादन समारोह नहीं, समारोह नहीं है, उत्पादन फलन है ना। यहां पर क्या दिया है, ए एक्स पर अल्फा और वाई 1 माइनस अल्फा। तो इसमें क्या डाउट है, एक्स पर अल्फा वाई पर 1 माइनस अल्फा मतलब अल्फा और बीटा ही हुआ ना, और अल्फा की वैल्यू 0 से 1 की तरफ के बीच में होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मान लीजिए एक्स और वाई दोनों को बीटा के अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो सभी आगतों का उसी अनुपात में विस्तार होगा। तो यहां पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात की जा रही है ना। तो यहां पर जो कॉप डगलस का अभिकथन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 43, जो अभिकथन है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर 43 में सी जो आंसर की में भी दिया है, ठीक है। 44 डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड देखो, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले हम फैक्चुअल डेटा लेते हैं, हम पहले क्या करते हैं एक अनुमान लगाते हैं, फिर उसमें लॉजिक लगाते हैं, हम डिडक्ट करते हैं हमें किस तरफ जाना है। तो ये सोशल साइंस के जब आप रिसर्च करते हो ना, तो ये रिसर्च मॉडल में डिडक्टिव मेथड को हम यूज करते हैं। रिसर्च ऐसे ही करते हो ना, पहले फैक्चुअल डाटा उठाते हो, फिर उसमें लॉजिक लगाते हो, फिर आप उसमें डाटा कलेक्ट कर करके एक डिराइवेशन करते हो, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान मॉडल के तहत आएगा, ये बिल्कुल सही है, व्यवहारिक की बात ही नहीं है। तो हिंदी में बड़ी बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा। देखो प्रैक्टिकल की बात नहीं है, अप्लाई टू स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन में हम डिडक्टिव मेथड को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी विशेष उसमें लगा सकते हैं। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज, नहीं भाई, नियो क्लासिकल ने नहीं बल्कि क्लासिकल ने भी डिडक्टिव मेथड को यूज किया था, है ना। तो जैसे एडम स्मिथ ने भी यूज किया हुआ, नियो क्लासिकल में सोलो वगैरह आते हो तो बाद में आते हैं, क्लासिकल्स ने भी इसको यूज किया हुआ था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा चौथा भी गलत है। तो वर्क अंडर द सोशल साइंस मॉडल 44 में जवाब होगा बी। 45 में क्या है, कुछ भी नहीं है, एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी। किसी भी चीज की इलास्टिसिटी लोगे तो हम इलास्टिसिटी को कैसे मापते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा सी दिया है, ये तो नहीं लिखा है ना कि लागत है ना, डेल्टा सी कांस्टेंट भी नहीं लिखा है, डेल्टा डी एक्स बाई डी सी अगर है तो सी बाई एक्स तो होना ही होना है। तो यहां पर 45 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लोच के लिए सॉरी सही गणितीय अभिव्यक्ति है, पहला जो ऑप्शन है वो सही है। वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट, इसमें हमें फटाफट से जवाब बताते चलते हैं स्टूडेंट, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें आपने लगाया है 46 में बी, लेकिन यहां पर सही होगा ए। 47 व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रॉब्लम 47 में क्या उत्पादन करना चाहिए, मतलब वस्तु और सेवाओं के प्रकार और मात्रा से संबंधित है ये, है ना, क्या उत्पादन करना है। 48 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोटल आउटपुट कर्व, 48 में होगा द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल रिटर्न। एनी डाउट इसमें 48 में कोई डाउट है किसी को, बताओ। ये तो बहुत ही अच्छे से दिया है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल रिटर्न, जहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं, और दूसरा होता है
रिटर्न टू स्केल, तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल रिटर्न यहाँ काम करता है टोटल आउटपुट कर्व पे, है ना, जिसको पहले बढ़ते दर से बढ़ता है फिर घटते दर से बढ़ता है। 49, देखो ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। 49 में वन डायमेंशनल, हाँ जी, इसमें भी मैं थोड़ा सा ये बात बोलूँगी कि देखो वन डायमेंशनल जो होता है, क्या क्या चीज़ें होती है वन डायमेंशनल, रेखा चित्र होता है, दंड चित्र भी होता है ना, सब डिवीजन बार भी होता है। टू डायमेंशनल में क्या क्या आ जाता है, आयत आ जाता है, वर्ग आ जाता है, पाई चार्ट आ जाते हैं। तो टू डायमेंशनल यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिख रहा था, बी में 3 लगा देना था, है ना। तो 49 में जो जवाब दिया गया है स्टूडेंट, वो दिया गया है डी, और ये बिल्कुल सही है। लॉरेंज वक्र क्या बताता है, मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर की ने जो लगाया है सही लगाया, स्टूडेंट आपने गलत लगाया है, यहाँ पर आंसर डी ही होना चाहिए 49 में। अब देखो ना, ए में 4 होगा, वन डायमेंशनल, तो सब डिवीजन बार लेते ना, अंतर विभक्त दंड चित्र, एक बीमा वाला होता है, 2 बीमा वाला तो हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट, बी में 3 आ गया। तीसरा टाइम सीरीज का तो लाइन भी होता है, कर्व भी होता है। चौथा लॉरेंज वक्र, तो आई क्या समानता मापता है, तो सॉरी स्टूडेंट आपने ए लगाया है, ए नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। फिर से देखो, आप लोग ध्यान से देखो, एक बीमा वन डायमेंशनल जो है, आप हिंदी में भी आ जाओ, एक आयामी आरेख अगर आप लेते हो तो सब डिवीजन बार बनाते हो ना, सब डिवीजन बार उसमें बनता है कि नहीं बनता है, रेखा चित्र बनता है, दंड चित्र बनता है, अंतर विभक्त दंड चित्र बनता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकती हूँ, ठीक है। द्विआयामी आप लेते हो तो पाई चार्ट बनता है, आयत बनता है, वृत्त बनता है ना। समय श्रृंखला रेखांकन करते हैं तो रेखा या वक्र बनता है। लॉरेंज वक्र अगर हम लेते हैं तो असमानता को मापता है। तो बिल्कुल आंख मूंद करके यहाँ पर डी होना चाहिए। तो ये आंसर की तो बिल्कुल सही लगाया गया है, आंसर की गलत नहीं है इस मामले में। केवल 2 क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको बताया कि इस पे ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज आंसर की जो है वो करेक्ट है। असलम अंसारी, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लॉग आउट हो जाओ, दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज़। मेरे क्लास में डिस्टर्ब करते हैं तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। मैं बड़े अच्छे से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पूरक वस्तु है ना, पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु में किसका उदाहरण हम लेंगे, चाय और चीनी का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पूरक वस्तु है तो क्या होना चाहिए, पूरक वस्तु में अगर मान लो चीनी की डिमांड बढ़ रही है तो चाय की भी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर 50 में हमारा जवाब होना चाहिए ए। वस्तु ए की मांग में वृद्धि के साथ इसके पूरक की मांग भी बढ़ जाती है। चाय की अगर मांग बढ़ेगी तो चीनी की भी मांग बढ़ जाएगी। तो ये तो बहुत ही इजी वाला सवाल था और आपने सही लगाया है। देखो ये भी बहुत ही इजी था। यहां पर क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, क्वांटिटी सप्लाई दिया है, आपको संतुलन कीमत ज्ञात करना था। संतुलन कीमत के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई को जब आप इक्वेट करोगे, इक्वेट करने के बाद आपका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 को आप बनाओगे तो बिल्कुल सही है, यहां पर 0.4 आएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही दिया स्टूडेंट, जिनका भी ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही दिया। इक्विलिब्रियम प्राइस 0.4 होगा, है ना, मार्क्स नहीं कटे आपके। कैलकुलेट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 52, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। बनाइए क्या आना चाहिए इसमें 52 में, आप लोग बताइए जरा। 52 में देखो यहां पर आपको दिया गया है तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, है ना। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की दर मतलब क्या होता है, माइनस डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर माइनस डेल्टा एल बाई डेल्टा के होना चाहिए, माइनस डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स हम लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, माइनस डेल्टा एल बटा डेल्टा के, मतलब हम श्रम में जितना परिवर्तन होता है और पूंजी में जितना परिवर्तन होता है, इसको लीजिए और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहां पर 3k/2l ही आएगा, राइट। तो इसका जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 52 का, आपने भी डी लगाया है और बिल्कुल सही लगाया है ना। क्वेश्चन नंबर 53, देखो भाई 53 क्या कह रहा है गेहूं
और कपड़ा दोनों बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही साफ दिख रहा है कि भारत को दोनों ही वस्तु को बनाने में तुलनात्मक लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन तो पहले कट गया, सी ऑप्शन कट गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा था कि दोनों वस्तु में भारत को तुलनात्मक नुकसान है, नहीं, भारत को तुलनात्मक लाभ है दोनों ही वस्तुओं को बनाने में, और यूके को तुलनात्मक हानि है दोनों ही वस्तुओं को बनाने में, और भारत को गेहूं में तुलनात्मक लाभ है। बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 में होगा ए, और आपने लगाया है 53 में सी, जो कि गलत है। इंडिया को तो कंपैरेटिव एडवांटेज दिख रहा है आपको, है ना, यहां पर डिसएडवांटेज कैसे होगा कंपैरेटिव। देखो इसमें क्या क्या किया है, इंडिया जो है 6 वीट बुशेल्स पर आर बना लेता है और यूके एक ही बना पाता है। इंडिया जो है क्लॉथ 6 यार्ड पर आर बना ले, प्रति घंटा 6 यार्ड कपड़ा तैयार कर लेता है। आपके दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में होगा कि श्रम को यूज किया जा रहा है। यहां पर आपको कहीं भी लेबर पर आर नहीं लिखा है। अगर लेबर पर आर लिखता तब यहां पर सी ऑप्शन होता, है ना, श्रम प्रति घंटा लिखा होता कि इंडिया को गेहूं बनाने में 6 श्रमिक प्रति घंटा लगते हैं, तब होता कि इंडिया को डिसएडवांटेज है ना। यहां पर आपको लिखा है कि वीट कितना तैयार हो रहा है और क्लॉथ कितना तैयार हो रहा है, उसके अनुसार 53 में ए होना चाहिए। लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो श्रमिक प्रति घंटा ऐसे करके दिया होता है, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होगा। आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो, और यहाँ पर ए ही होगा। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत ही ईजी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 55 55 क्या कह रहा है आपसे, प्रोडक्शन इन्फ्लेशन। 55 में कह रहा है, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, उत्पादन मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन कम होता है ना। 57 क्या कह रहा है, उत्पादन मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन कम होता है, मांग आपूर्ति से अधिक होती है। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर किसकी बात की जा रही है, आप स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट आपको सप्लाई शॉक बता रहा है ना। सप्लाई शॉक मतलब पूर्ति कम है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या बता रहा है, सप्लाई शॉक बता रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह तब हो सकता है जब उत्पादन समान हो और उपभोक्ता की धन आय बढ़ जाए। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट आपको मांग जन्य मुद्रास्फीति की बात कर रहा है ना। तो ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहां पर हमारा जो जवाब है वो होना चाहिए ए। पहला क्या बता रहा है, सप्लाई शॉक, और दूसरा बता रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर जवाब होगा ए। दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अग्री? नहीं 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 नहीं, देखो यहां पर आपको कह रहा है उत्पादन मुद्रास्फीति, भाई सप्लाई शॉक की बात कर रहे हो। पहले वाले स्टेटमेंट में आप सप्लाई शॉक की बात कर रहे हो, उत्पादन कम हो रहा है, पूर्ति कम हो रही है, सप्लाई शॉक हो रहा है ना, और तब मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो ये तो सप्लाई साइड से दिखाया जा रहा है, उसका रीजन डिमांड साइड से कैसे ले सकते हो स्टूडेंट। लॉजिक देखो इसको, थोड़ा सा इसने लिखने में इनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। उत्पादन मुद्रास्फीति, ये जो वर्ड इन्होंने उत्पादन मुद्रास्फीति डाल दिया ना, ये कंफ्यूज कर गया होगा। अदरवाइज स्टेटमेंट ठीक है, सप्लाई शॉक का स्टेटमेंट है, और रीजन जो है वो डिमांड साइड का रीजन है। तो एक सप्लाई साइड डिमांड साइड के रीजन से इक्वेट नहीं होता। तो ए और आर सत्य है लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा देखो 56 नंबर जो इसने दिया था बहुत ही इजी दिया था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। 56 में आपका जवाब क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से अगर देखो तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अच्छा यहां पर दे रहा है पैमाना घटता प्रतिफल होगा, और यहां दे रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंग्लिश में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पूछा गया है और हिंदी में घटते पैमाने का प्रतिफल। ये क्या, क्वेश्चन बनाने वालों ने ना स्टूडेंट थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में कुछ तो मिसमैच चल रहा है यहाँ पर। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की हिंदी क्या होगी, स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। हिंदी में दिया जा रहा है घटते पैमाने का प्रतिफल और इंग्लिश में लिखा जा रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या लिया जाए बताओ, इंग्लिश के आधार पर देखो।
मुझसे बात करनी है स्टूडेंट, देखिए कॉल करने का टाइम मैंने आप लोगों को बताया है 3 से 4 बजे के बीच कीजिए। सुबह में मैं PDF बनाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, हाँ जी मैं भी पढ़ाई करती हूँ। 3 से 4 के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं, आई कैन टॉक, ठीक है। आरती मैं आप लोग सभी के मैसेज भी पढ़ रही हूँ भाई, बहुत शिकायतें होती है, मैम मैसेज नहीं पढ़ते, मैम जवाब नहीं देते। 3 से 4 बजे के बीच में आप लोग कॉल कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी, है ना। बहुत सारी कमिटमेंट होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश, अगर देखो इस क्वेश्चन का इंग्लिश में जवाब होगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन का इसमें डी होगा, ठीक है। बट हिंदी में देखो तो हिंदी में घटते पैमाने का प्रतिफल पूछा जा रहा है, तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने पहले बंद कर दिया था PDF कि मैं इसको नहीं कराऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इसको करवा लेते हैं। 57 में देखो 57 में भी ए होगा स्टूडेंट। पूरक वस्तु है ना, पूरक वस्तु है। अब देखो हिंदी में तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, सकारात्मक मूल्य पार लोच, नकारात्मक मूल्य पार लोच, भाई थोड़ी सी इतनी अंग्रेजी तो आप सभी को आती है ना। 57 में अगर आ जाओ, 57 में हमारा जवाब ए होगा, क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, मतलब पूरक वस्तु है, ठीक है। पूरक वस्तु है तो नेगेटिव ऋणात्मक मांग की प्रतिलोच होगी, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा धनात्मक प्रतिलोच, 4 नंबर, है ना। तो यहां पर 57 का जवाब जो होगा वो ए होगा। मेरा नंबर ज्योति पार्थे, आज सुबह बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज पढ़ रही थी, मैम आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है। भाई मेरा नाम शिप्रा मैम है और मेरा नंबर है 8439066995। बट स्टूडेंट ज़रूरी मैसेज कीजिए, मेरे पास यू कांट बिलीव, मेरे पास हर दिन 150 से 200 मैसेजेज होते हैं, इतना देख पाना ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। एंड मैं बहुत ज़्यादा लाइव नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, इस पर बहुत काम होते हैं, है ना। तो अब जिन स्टूडेंट ने इतना ट्रस्ट करके ऐप लिया भी, तो उनसे भी उनका भी जितना पढ़ाई है वो सब कराना है। तो स्टूडेंट जो भी मैसेजेस आप करते हैं, आई रिक्वेस्ट कि जो ज़रूरी मैसेजेस हो आप करें, एंड कॉल करना है तो 3 to 4 PM। चलिए 58, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द ड्रेन थियरी। ड्रेन थियरी किसका था, बहुत ही ईजी है, दादा भाई नौरोजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GNP टू गेट NNP। GNP से NNP पे पहुंचने के लिए हमें कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को हटाना पड़ता है, मूल्य ह्रास को हम लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 60 में क्या बोला जा रहा है, परिवहन अवसंरचना का हिस्सा क्या नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ठीक है। 61, निम्नलिखित में से कौन से वनों के आर्थिक महत्व है, भूमि को कटाव से बचाता है। 62, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की क्या सिफारिश है। अब देखो ये मतलब हिंदी में क्या ही क्वेश्चन है ये, इसका मैं क्या जवाब दूं। अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की क्या सिफारिश है, कौन से सिद्धांत की क्या सिफारिश है। अब मुझे फिर से इंग्लिश देखना पड़ेगा। रिकमेंडेशन ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स शुड बी कॉस्ट इफिशिएंट, है ना। मतलब क्या हुआ, करों का संग्रह ऐसे किया जाना चाहिए कि करों के संग्रह में जो लागत है वो ज़्यादा ना हो जाए, करों को संग्रह करने की जो लागत है वो कम रहे और करों से होने वाली आय ज़्यादा रहे। तो 62 में जो है हमारा जवाब होगा डी, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस शुड बी कॉस्ट इफिशिएंट। 63, इसको मैंने बना करके देखा है स्टूडेंट, बनाने पर इसका जवाब 1/2 W/R आ रहा है। लेकिन 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 सवाल क्या किया गया था, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया आपको, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ज्ञात कीजिए, है ना। आपको यहां पर बोला गया 63 में कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ज्ञात कीजिए। यहां पर ये क्या है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, न्यूनतम लागत संयोजन है। ये ऐसे लिख देना चाहिए था कि न्यूनतम लागत संयोजन की दर ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो बात, न्यूनतम लागत दर कॉम्बिनेशन कैसे ज्ञात करते हैं, सीमांत उत्पादकता श्रम की डिवाइडेड बाय सीमांत उत्पादकता पूंजी की बराबर वेज बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे करते हैं ना, MPL बटा MPK डिवाइडेड इज इक्वल टू W/R। तो इसको लिखना चाहिए था न्यूनतम लागत संयोजन की दर ज्ञात करें, लेकिन यहां दिया गया तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो चलो ठीक है, आप इसको भी आप अगर सॉल्व करोगे तो 63 में हमारा जवाब आ जाएगा बी।
आरती साहू, मैं पेन यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों से मैंने बोला था भाई पीपीटी बना के भेज दो, समय मेरे पास ज़्यादा नहीं होता। पीपीटी रहता तो मैं पेन यूज़ कर पाती यहाँ पर, लेकिन जवाब कम से कम मिला लीजिए। जवाब मिलाना प्राथमिकता है, तो 63 में यहाँ पर जवाब जो होगा वो बी होगा। एंड बहुत मुश्किल नहीं है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सीमांत उत्पादकता निकाल लो, एमपीएल निकाल लो, है ना। एमपीएल निकालने के लिए क्या करोगे, ए एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। फिर एमपीके निकाल लो और उसको बेज बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे तो आपका 1/2 W/R ही आएगा। बनाकर बताने में तो बढ़िया है कि ज़्यादा टाइम लगता है, लंबी क्लास होती है स्टूडेंट, लेकिन आप इसको जो मैं आंसर बता रही हूँ मेरा बनाया हुआ आंसर है, तो ये आंसर सही है। K/L इज इक्वल टू 1/2 W/R ही आएगा, है ना। ऊपर 200 आएगा, नीचे जो है 100 आएगा, तो इसको जब हम W/R से इक्वेट करेंगे तो 1/2 W/R आएगा। 64, the cost incurred by the firm even when the output is zero is defined as sunk cost. निर्गत शून्य होने पर भी फर्म द्वारा वहन की गई लागत को डूबी हुई लागत कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। 65 क्या पूछ रहा है, उत्पादन पक्ष पर जीएनपी में किस तरह के उपभोग व्यय शामिल नहीं होंगे, रक्षा वस्तु और सेवाओं पर व्यय। हैरड डॉमर मॉडल के अनुसार ये कौन सा नंबर था, 66 में स्टूडेंट सी होगा, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। आपने एक्चुअल लगाया है तो गलत है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रास्फीति का जो मेन उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता प्राप्त करना होता है, सी, है ना। 67 में सी। 68 देखो, 68 क्या कह रहा है, कथन सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी। 68 में जवाब होना चाहिए सी। यहां क्या कह रहा है, जो उद्यमी है वो क्या अटेम्प्ट करेगा, यहां पूछा गया क्या गलत है ना। तो पहला सही है। पहला क्या है, मजदूरी और रोजगार के स्तर के बीच प्रत्यक्ष कार्यात्मक संबंध सही है। मामूली उत्पादकता मजदूरी दर निर्धारित करती है। हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है, मैं प्रणाम करती हूँ उनको। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेशन सही नहीं है, इसलिए बार बार मुझे इंग्लिश भी देखना पड़ रहा है। मामूली उत्पादकता क्या होती है भाई बताओ। यहाँ पर जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता लिखना चाहिए था, मामूली उत्पादकता लिख छोड़ा है। सीमांत उत्पादकता जो है वो वेज रेट को निर्धारित करती है, सही है। डी में देखो तो इंटरप्रेन्योर क्या है, वो अटेम्प्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट इतना दे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज रेट के बराबर हो, डी भी सही है, सी गलत है। कोई भी उत्पादक जो है यही कोशिश करता है कि वो उतना ही उत्पादन कर, वो उतना ही रोजगार दे जब तक कि एमपीएल बराबर डब्ल्यू रहे, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 68 में जो गलत है वो है सी। सिक्सटी नाइन क्या है, उत्पादन फलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को सही से बताता है, डी। नेक्स्ट है, विदेशी व्यक्तियों और व्यापार द्वारा भारत में निवेश के प्रवाह को किस रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 70। द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है स्टूडेंट कि विच ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट। लोन एंड ग्रांट कौन देता है, तो यहां पर देखो वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। 71 में जो जवाब है वो बी होना चाहिए, है ना। यहां पर इसलिए बी होना चाहिए क्योंकि जो भी अनुदान की बात होती है, विश्व बैंक की स्थापना इसलिए हुई थी कि कोई भी अगर ऐसा देश है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसे अपने अवसंरचना को ठीक करना है ना, अगर अपने देश में कोई किसी तरह की प्लानिंग करनी है
तो उसके लिए उसको सब्सिडाइज रेट पर लोन मिल सके। तो यहाँ पर अनुदान और संगठन ऋण, विश्व बैंक। भारतीय आयकर प्रणाली प्रगतिशील कराधान। भारत में जलवायु पर काम करने वाले निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? क्वेश्चन नंबर 73 में स्टूडेंट यहां पर होगा ए, बोथ हिमालयन एंड ओशन। 74, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हम किसके लिए उत्पादन करें, विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए यह समस्या है। इसका रीजन दिया है इनफाइनाइट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। 74 में जो है यहां पर देखो डी होगा। पहला तो सत्य है, दूसरा असत्य है ना। पहला तो सत्य कह रहा है कि किसके लिए उत्पादन करना है, मतलब विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच में हमें इसको विभाजित करना है। लेकिन इसका कारण कह रहा है संसाधन की अनंत उपलब्धता है, ऐसा नहीं है ना। हमारे पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन जो है कम है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, 75 भी बहुत ही सिंपल है। मांग वक्र दाईं ओर खिसकने से मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। हम सभी को पता है मांग वक्र अगर दाईं ओर जा रहा है, मांग वक्र अगर दाईं ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। कारण कह रहा है 75, कारण कह रहा है यदि स्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा जो है वो बढ़ जाती है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए 75 में होना चाहिए डी, है ना, क्योंकि मांग वक्र दाईं ओर जा रहा है, मतलब कि पहला कथन सही है, मांग वक्र दाईं ओर जा रहा है तो मांग बढ़ रहा है। दूसरा, स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर 75 में दोनों ही करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। हु डेवलप्ड द लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, है ना। हु डेवलप्ड द लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। देखो यहां पर कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई यहां तो मार्शल होना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर अर्नेस्ट एंजल जो दिया गया है वो सही दिया गया है। कीन्स भी होना चाहिए, कीन्स का भी लॉ ऑफ कंजम्पशन तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यहां पर क्या बोलना चाहिए था कि बजट के लिए उपभोग का नियम, है ना, जो हम बजट बनाते हैं, हमारे पास जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग जब हम कंजम्पशन करते हैं। तो हु डेवलप द लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये मैं कहूँगी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी नैरो सेंस में है। ठीक है, तो अर्नेस्ट एंजल तो मैं इसको लगा दे रही हूँ, लेकिन लॉ ऑफ कंजम्पशन अगर हम बात करते हैं, उपभोग का नियम बात करते हैं, तो कीन्स, पोस्ट कीन्स, तो मैक्रो में भी ये आ जाता है और माइक्रो में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हु डेवलप द लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो चलो जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है उनको हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, क्रिश्चियन लॉरेंज अर्न्स्ट एंजल। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, 77 क्या कहता है, पैसे के मात्रा सिद्धांत का केंद्रीय दृष्टिकोण में वो मानता है एन संचालन में धन की कुल मात्रा है, पी खपत है, ठीक है, और कीन्स सिद्धांत मुद्रा की पिगो सिद्धांत का विस्तार है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो 77 में जो जवाब होगा सी, ए सही है और आर जो है वो गलत है। 78 समष्टि अर्थशास्त्र किस तरीके से अध्ययन करता है, बाय एग्रीगेट मेजर्स, है ना, हम समग्र चीजों को पढ़ते हैं। तो एडिसिव मेजर्स नहीं होगा, योगात्मक नहीं पढ़ते हैं, हम समग्र पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट रोड द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, बहुत ही सही है, कौटिल्य ने लिखा था। 80 IOU check is issued by commercial bank,
यहाँ पर कीन्स का एक अप्रोच दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें आर किसको डिनोट करता है। 81 में आर जो है ए को डिनोट कर, रेशियो ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक टू देयर डिपॉजिट लाइबिलिटी। 82 में देखो कीन्स है, रमा चौहान कीन्स है, लेकिन यहाँ पर माइक्रो में भी हम पढ़ते हैं, कंजम्पशन लॉ तो माइक्रो में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है जिसको मैंने आपको बोला कि बजट के लिए, बजट के साथ जोड़ करके रखना चाहिए था कि उपभोक्ता का जो बजट है उसके साथ उपभोग का सिद्धांत अर्नेस्ट एंजल का हमने पढ़ा है ना, इनकम के साथ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर केवल कंजम्पशन दिया हुआ है तो भाई वो तो कीन्स का भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप पढ़ते हो। तो यही बात मैंने बोली कि यहाँ पर हम चाहे तो कीन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजल का लॉ भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिए, अननेसेसरली मैसेज करोगे तो फिर फ्लो टूट जाएगा और बहुत टाइम भी मुझे लगेगा, फिर मैं क्लास बंद करके ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिलाते चलिए। कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मैम इसमें ऐसे भी होना चाहिए था तो वो लिखिए, टू दी पॉइंट आप लोग लिखिए, मैं उसको भी पढ़ रही हूँ। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो टू दी पॉइंट लिख रहे हैं, ज़्यादातर तो आप लोगों के ग्रीवांस ही रहते हैं। ठीक है, सभी के कमेंट को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों में से जिनके कमेंट मुझे लग रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि मैम ऐसा भी होना चाहिए था, है ना, तो उसके मैं जवाब दे रही हूँ। चलिए 82 पर आ जाते हैं। महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले एंड कौटिल्य। तो देखो 82 जो है स्टूडेंट, मेरे अनुसार 82 में बी सही है। ठीक है, महात्मा गांधी ने डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की बात की थी। एम.एन. रॉय का आ जाओ तो फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म एम.एन. रॉय को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और कौटिल्य का हम लेंगे मोर इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। 83 में आ जाओ। 83 बहुत ही इजी था, इन्होंने कहानी ढेर सारी लिखी है ना। 83 जो था बहुत ही इजी था। इन्होंने क्या किया, कहानी ढेर सारी लिख दी। हिंदी वाला पेपर भी शो करूं स्टूडेंट? मैं सही बताऊं तो हिंदी वाला पेपर जो है ये, इसमें मतलब ठीक से अशुद्धियां बहुत मुझे दिख रही हैं एंड मीनिंग उठ के नहीं आ रहा। हिंदी में अगर आप पढ़ो ना तो मीनिंग उठ के नहीं आ रहा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता को आप मामूली उत्पादकता लिखा हुआ है ना, तो उसको इसलिए मैं बार बार इंग्लिश भी देख रही हूँ, क्योंकि हिंदी में उसको हम कहेंगे प्योर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। बट होता है जब हम लैपटॉप पर कुछ भी, मैं भी टाइप करती हूँ स्टूडेंट, तो लैपटॉप में जब हम ऑटो मोड पे डाल देते हैं ना कि हमने इंग्लिश डाल दिया इसकी हिंदी करो, गूगल आप जाते हो ना गूगल सेटिंग पर, उसमें आप कोई भी इंग्लिश के पेज को ऑटो हिंदी करके देखो, है ना, ऑटोमेटिक हिंदी डाल के देखो, तो वैसी हिंदी गड़बड़ हो जाती है। और इकोनॉमिक्स के हर टर्म का एक मीनिंग होता है। सीमांत उत्पादकता और मामूली उत्पादकता दोनों अलग वर्ड हैं, इसलिए मुझे बार बार इंग्लिश भी देखना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी आई होगी, कोई डाउट नहीं है। अगर यही पेपर था तो हिंदी में स्टूडेंट आप लोगों को प्रॉब्लम तो आई होगी, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और हिंदी में लिखा हुआ है ह्रासमान सिद्धांत। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल है, ह्रासमान कहना था तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लिखना था, है ना। तो ये बड़ा ही मिसमैच सा लग रहा है, तो इसको आप लोग भी एक बार ठीक से देखिए एंड रिक्वेस्ट कीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का मैच नहीं कर रहा है जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस बताए। और 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ऑब्वियस है कि जिनके आंसर टैली नहीं कर रहे, है ना। तो उसमें अगर आंसर की में टैली नहीं कर रहा तो पता नहीं एमपी में इस तरह से क्यों किया गया, आई डोंट नो। तो चलो इसको मैं बता दूं पहले, क्वेश्चन नंबर कितना लिया था मैंने, 83। 83 में क्या है आपका, 83 में देखो बहुत ही सिंपल था, ये सारी यूनिट आपको बता दी, लेकिन इन्होंने पूछा कि ऑटो प्लांट में जोड़ा गया कुल मूल्य क्या है। तो 2 मूल्य यूनिट ऑटो मैन्युफैक्चरर ने जोड़ा, 4 यूनिट डीलर ने इस्तेमाल की। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसको घटा देते हैं, तो 4 में से 2 घटा दो, सिंपल सी बात थी ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल एक सवाल नहीं था, है ना, इतना सारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर 83 का जवाब जो है वो 2 होगा। 84
84 क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में तकनीकी परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पूंजी का सीमांत उत्पाद श्रम के सीमांत उत्पाद से अधिक है। निम्नलिखित में से HDI मापने के लिए चरों में से क्या है? जन्म पर जीवन प्रत्याशा। अच्छा, यहाँ पर आपको निकालना था, प्रतिशत निकालना था, तो जोड़ करके उसको डिवाइड करना था टोटल नंबर से, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? ये 86। ठीक है स्टूडेंट, तो 86 को मैंने बना के देखा तो 86 में C ही आएगा, 100/9%। 87, देखो, लॉ ऑफ बायोयान्सी, टैक्सेशन में उछाल का सिद्धांत नहीं कहा जाता है, इसको उत्प्लावकता का सिद्धांत कहते हैं, है ना। उछाल का सिद्धांत की जगह इसको लिखना चाहिए था उत्प्लावकता का सिद्धांत, लॉ ऑफ बायोयान्सी। मतलब कि जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है ना। कारण दिया जा रहा है कर की दर और कवरेज संशोधित नहीं है। तो यहां पर मैं इंग्लिश में आपको इसका जवाब दे दूंगी स्टूडेंट कि लॉ ऑफ बायोयान्सी जो है, क्वेश्चन नंबर 87, लॉ ऑफ बायोयान्सी जो है, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है। रेट एंड कवरेज ऑफ टैक्सेस नॉट रिवाइज, तो यहां पर जवाब होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? देखो, मल्टीनेशनल होना चाहिए था मेरे ख्याल से मल्टीनेशनल होना चाहिए था, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। चलो ठीक है। टू वाइडन द गैप इन फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड गैप, तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में कि बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका क्या नहीं है? तो विदेशी मुद्रा या व्यापार अंतर को चौड़ा करना, ये उनकी भूमिका नहीं है। भारत में महिला और पुरुषों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? लिंगानुपात। अब इसको यहाँ पर आपको मिलान करना था। बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी। पूर्ण प्रतिस्थापन अगर रहता है तो सीधी रेखा बनती है ना। पूरक अगर रहता है तो एल शेप की रेखा बनती है ना। तो बहुत ही बढ़िया था। दो अगर आपने पकड़ लिया तो आप इसको सबको पकड़ लोगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 में हमारा जवाब होगा सी। 91, डिमांड से क्या समझते हैं? 91, मांग से आप क्या समझते हैं? तो मांग क्या है? that effective desire which is backed by adequate purchasing power and willingness to purchase at a specified time period। वस्तु जिनकी उपभोक्ता को आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, भुगतान करने की क्षमता भी होती है और इसमें समय भी दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया, है ना। व्यक्ति की प्रभावपूर्ण इच्छा जिसमें उसकी भुगतान करने की क्षमता भी निहित है और दिया गया समय भी होता है, तो उसे हम मांग कहते हैं। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या दिया जा रहा है? सेंटर पर सिर्फ 2 ऑप्शन शो हो रहे थे। नहीं, अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है तो आप लोगों को मेरे ख्याल से स्टूडेंट ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको, क्वेश्चन नंबर 41 और 42 इसको देख लीजिएगा, किताब से भी मिला करके आप देख लोगे तो वो गलत है। एंड जो मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन कि इंग्लिश में लिखा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और हिंदी में लिखा है घटते पैमाने का प्रतिफल, तो ये तो या तो इंग्लिश मीडियम वालों का सही किया या तो हिंदी मीडियम वालों का सही किया, है ना। तो भाई इसको एक बार कंसीडर तो किया जाना चाहिए। मैच करने वाला क्वेश्चन नंबर 92 में जवाब डी सही है स्टूडेंट, मैंने मिलाया इसको। एवरेज प्रोडक्ट है, आउटपुट इनपुट रेशियो, वेरिएबल फैक्टर है स्टूडेंट, लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। 93 क्या कहता है? परिवर्ती अनुपात के बारे में क्या सत्य नहीं है? 93 में सी सत्य नहीं है। सी क्या कह रहा है? सी कहता है कि उत्पादन परिवर्तनीय अनुपात है, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ उत्पादन का चैप्टर जो है बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से भी सवाल आए, आपको रिटर्न टू स्केल से भी सवाल आया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब परिवर्तनशील उत्पादन का जो नियम है, उससे आपको 5 सवाल में देख रही हूँ।
तो मैंने हमेशा बताया है कि जितने भी एग्जाम्स हैं, केवल पीजीटीज के लिए नहीं, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का चैप्टर बड़ा फेवरेट होता है। उसमें से कॉप डगलस और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उससे सवाल उठते ही उठते हैं, है ना। और अगर आप उपभोग में आ जाओ तो उपभोग में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है। तो देखो सबसे सवाल उठे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को गेस करके पहले भी बोला था कि प्रोडक्शन का ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ पता होता तो आप इन सब का जवाब दे लोगे, है ना। ग्राफ हमारे दिमाग में नहीं रहता है माइक्रो का, तब हम कंफ्यूजन में पड़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जब उत्पादन परिवर्तनीय अनुपात के अधीन है, मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात की जा रही है ना। तो एक ही आउटपुट इनपुट के विभिन्न संयोजन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता, है ना। एक ही आउटपुट इनपुट के विभिन्न संयोजन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता, गलत है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल, अनुपात तो बदल ही सकता है ना, अनुपात बदल सकता है। तो यहां पर सी होगा। समझ में आया। अगर आप लोग ग्राफ को बढ़िया से करोगे स्टूडेंट, आगे भी जो एग्जाम देने वाले हो, मेरा गाइडलाइन हमेशा फॉलो कीजिए। माइक्रो की एक ग्राफ की कॉपी हमेशा रखिए और ग्राफ पे कमांड रखिए। 80% माइक्रो का क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, कुछ छूटेगा ही नहीं। चलो 94 आ गए। 94 क्या कह रहा है, वह खाता जो देशों के बीच सभी आने वाली वस्तु और सेवाओं पर विचार करता है। 94 में क्या होगा, चालू खाता, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। 95 उत्पादन फलन पद से आप क्या समझते हो, इनपुट का विशिष्ट सेट जो आउटपुट की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है भाई। 95 प्रोडक्शन फंक्शन, स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। 96 व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की दिशा से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर क्या है, 96, ठीक है। वस्तु और सेवाओं का क्रमशः विदेशों में अंतिम आयात और निर्यात। 97 Which of the following statement about the expenditure elasticity is not true। 97 में कहा जा रहा है क्या सही नहीं है। तो देखो, जब व्यय लोच के बारे में बात की जा रही है, तो जब इकाई अंतराल के बीच व्यय लोच सीमा होती है, उत्पादन कारक समान स्वस्थ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 98 प्रसारण और दूरसंचार किस आधारभूत संरचना का एक रूप है, संचार में आ जाएगा ये। जीएनपी डिफ्लेटर की गणना करें यदि नाम मात्र 2000 है और वास्तविक जीएनपी 1500 है। तो नॉमिनल जीएनपी बाय, हम इसको बनाते हैं ना, नॉमिनल जीएनपी को हम डिफ्लेटर यूज करने के लिए रियल जीएनपी से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं, है ना स्टूडेंट। ऐसे ही बनाया जाता है, आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। क्या क्या किसने किसने कितना दिया बताइए, लगातार बोलते बोलते मैं भी थक गई। बताइए, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी डिफ्लेटर यूज किया आप लोगों ने, कितना आया। क्वेश्चन नंबर 99 कितना दिया है आप लोगों ने, बनाया इसको। 2000 बाई 1500 इंटू 100, तो यहां पर 4/3 सही लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, क्वेश्चन नंबर 100 में ये मैं बोलूंगी कि ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, है ना। यहां पर निम्नलिखित में से धन का कार्य क्या नहीं है। तो धन जो है अस्थगित भुगतान का मानक है, सही है। खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। धन को हम स्टोर कर सकते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू है ये, ठीक है। लेकिन सी क्या कह रहा है, मूल्य के रूप में स्टोर नहीं कर सकता है, तो सी गलत है। इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। 4 चीजें हम करते हैं, मीडियम है, मेजर है, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट है और स्टोर ऑफ वैल्यू है ना। तो बिल्कुल राइम की तरह मैंने पढ़ा है इसको। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट एंड मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ये गलत था, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सभी अपने अपने क्वेश्चन को, मैंने जैसा आपको बताया है 41 और 42 ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। एक बारी किताब से भी मिला लीजिए,
जो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है एंड उसमें थोड़ा डाउट है तो 41, 42 को एक बार देख लीजिए और रिटर्न टू स्केल से जो सवाल आया है उस सवाल को भी एक बार आप बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।